अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। JUI से नाउमीद होने के बाद अब हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए एक और हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है, जिसका हदफ सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में दिया गया फैसला है। 12 जुलाई के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी हो गई थी, मगर अब तक इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आई है, मगर इसमें तहरीक इंसाफ को शामिल ही नहीं किया गया, यानी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन तस्लीम नहीं की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान जाहिर करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, मगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इन अरकान को दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जाहिर कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज़ाद करार दिए गए 41 अरकान असम्बली को भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शुमार कर दिया और यूँ कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मजमूई तादाद 80 जाहिर कर दी गई है, मगर तहरीक इंसाफ का एक भी रुकन जाहिर नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी कर दी थी, मगर हुकूमत इसे नहीं मान रही। ताहम जिन 23 मखसूस नशिस्तों पर तनाज़ा है वो किसी भी जमात को नहीं दी गई। वाज़ेह है कि कल ही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, जिसमें इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम का हवाला देकर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एक दफ़ा जिन आज़ाद अरकान असम्बली ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस कानून को लागू किए बगैर नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। स्पीकर ने मज़कूरा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करार देते हुए कहा था कि अब ये फैसला काबिल नफाज नहीं है। हुकूमत की इस नई हिकमत अमली को अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज जो फहरिस्त जारी हुई है इसमें हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स 213 हैं, जबकि एक आज़ाद रुकन के बारे में लिखा है कि वो नून लीग में शामिल हो गए। यूँ हुक्मरान इत्तेहाद के पास 214 अरकान की हिमायत है और उन्हें 2/3 अक्सरियत के लिए 10 मजीद अरकान की ज़रूरत है। अब हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए इन 23 अरकान को बहाल करे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। अहम बात यह है कि इनमें से 20 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद से थे। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर स्पीकर्स भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, फिर पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के स्पीकर्स ने भी ख़त लिखा, जबकि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को इसी तनाजुर में ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ख़त इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसी तनाज़े की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए और इसका भी जिक्र स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपने ख़त में किया है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस में ही गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन मुसलसल मशावरत कर रहा है, हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। ज़राए के मुताबिक आज भी इजलास हुआ, मगर फिर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पीर को अब दोबारा इजलास तलब किया गया है। आईनी तरमीम और 2/3 अक्सरियत से जुड़ी हुई हालिया डेवलपमेंट्स के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन पर सबकी नजरें हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस हवाले से दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली अपनी खबर में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैरान कौन इकदाम सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को ऐसा मवाद फराहम किया है जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की इलेक्शन कमीशन से की जाने वाली तवक्को के बरक्स इलेक्शन कमीशन को तक़वियत देगा। मौजूदा हालात में ये सारा मामला पार्लियामेंट में नंबर गेम का है। इस सूरत हाल में अब सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पर हैं, लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त पर मौक़िफ़ देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी कि उसको कोई मान नहीं रहा, क्योंकि ये सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए ये ऐसे ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं कि जिसका कि सियासी तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से नई पार्टी पोजीशन जारी करने की टाइमिंग पर तनकीद की।
पोजीशन जो स्पीकर कौमी असम्बली ने की है, देखिए बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करें। मौलाना ने मजीद कहा कि हुकूमत तैयारी के बगैर आईनी तरमीम पर सपोर्ट मांग रही थी, जिसमें बुनियादी हकूक़ का दायरा महदूद किया गया था और मिलिट्री के किरदार में इजाफा किया गया था, जिस पर JUI ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी, बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें दी। ऐसे जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए, लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मसौदे को वोट देने से माजूर हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI अपने मुसवदे तैयार कर रही है, जिसमें हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। एक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि अगर हुकूमत किसी और तरीके से तरमीम लाने की कोशिश करती है तो हमारा रद्द-ए-अमल उन्हें ऐसी हरकत नहीं करने देगा। बलावर साहब भी तशरीफ़ लाए थे मेरे पास और उनके और हमारे दरमियान भी बातचीत हुई और इस पर इत्तेफाक हुआ कि हम भी एक मसौदा बना लेते हैं, वो भी एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है, वो कला इस पर काम कर रहे हैं और तो जाहिर है कि हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएंगे। जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि अगर मौलाना साहब जो है हमारे साथ नहीं आते हैं तो हम फिर किसी और तरफ देखेंगे और से बंदे हमारे कर रहे हैं। देखिए अगर वो गलत चीज़ पर मुसर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाल्लाह उसूली सियासत करेंगे और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि आईनी अदालत के मामले पर इत्तेफाकी राय मौजूद है, मगर इसमें भी हमें बदनीयती नजर आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तेफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी अदालत ये ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिस पर आज ही सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर अमल दरामद भी हो गया। ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक अहम तरमीम की गई। अब 3 रुकनी कमेटी में चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल नहीं होंगे, बल्कि कमेटी में चीफ जस्टिस और अगला सीनियर तरीन जज तो शामिल होगा, मगर तीसरा जज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगा सकेंगे और उन्हें वक्तन फवक्तन तब्दील भी कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजाहत दी और मिसाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A की नजरसानी की दरख्वास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे तो केसेस ताखीर का शिकार होते थे। और जिस तरह 63A का जो आइन को रीराइट किया गया वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है। ऑर्डिनेंस मंजूर होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी तब्दील कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया है और उनकी जगह सीनियरिटी में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। इस सूरत हाल पर हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी हवाले से अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से। कैसी सियासत की है मुस्लिम लीग नून ने अब तक के? मौलाना फजल रहमान आपके अभी तक के किए गए तमाम इक़दामात को शक की निगाह से देख रहे हैं और बदनीयती करार दे रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को ख़त और उसके बाद पार्टी पोजीशन सामने आना, और जो कुछ आईनी तरमीम के हवाले से अब तक सामने आया है उसको भी वो बदनीयती करार दे रहे हैं मुसलसल। देखिए बड़ा मेरी इल्ज़ाम है मौलाना फजल रहमान साहब का, मेरा एक बड़ा लंबा उनके साथ ताल्लुक है। तो देखिए उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है और उन्होंने उसको डिफेंड करना है।
چاہے وہ اپنی طرف سے کوئی آرگومنٹ دے کے اس کو ڈیفینڈ کریں یا ہمیں اٹیک کر کے اس کو ڈیفینڈ کریں، دونوں حالتوں میں ان کو پورا حق ہے، اور اس میں کوئی ہمیں جس کا کوئی جواز جو ہے ہم دیکھ سکتے ہوں گے، ہم ان کو پبلکلی بھی دیں گے، پرائیویٹلی بھی دیں گے کہ بھئی اس موو کے پیچھے یہ محرکات ہیں، یہ وجوہات ہیں، ہمارا یہ آرگومنٹ ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے ان کو دینا، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا، ان کے اعتراضات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا. لیکن میں ان کو یہ ان کا جو کرٹیسزم کا حق ہے یا اختلاف کا حق جو ہے یا کوئی بھی اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن میری اتنا ضرور جو ہے بڑے ادب کے ساتھ جو ہوگی کہ نیت پہ شک نہ کریں، کوئی ایسے بدنیتی کوئی نہیں ہے. ہر پارٹی کا، ہر شخص کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہے، سوچ ایک جو ہے وہ بیسڈ کے اوپر ایک موو کرتے ہیں، سارے سیاستدان کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسا جو ہے میلفائڈی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، میں انکار نہیں کرتا، ہوتا ہے میلفائڈی بھی ہوتا ہے، لیکن میں مشور کرتا ہوں ایک پرانے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. وہ جو اس تعلق کا کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے، وہ تو بربلا کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیت پر بھی شک ہے اور وہ ایسی چیزوں پہ ساتھ نہیں دینا چاہتے. ان کا اشارتاً یہ کہنا ہے کہ آپ کی جماعت مسلم لیگ نون یہ شاید کسی کے کہنے پر کر رہی ہے، اور جس کے کہنے پہ کر رہی ہے اس سے تو فائدہ ملے گا مسلم لیگ نون کو، لیکن عوام سے جمہوریت کی خدمت کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں میں ان کے ساتھ، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا نا، میں جو بات ہے اس کو کنٹیسٹ قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں چاہوں گا کہ میں کنونس کروں، میں اور خصوصاً جو ایک پس منظر ہے تعلقات کا، اس میں اس کو سامنے رکھ کے ان کو کنونس کروں، اور اس کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی. ان کی جو کرٹیسزم ہے سر آنکھوں کے اوپر، ان کی جو اعتراضات ہیں سر آنکھوں کے اوپر، لیکن جب وی آر ٹرائنگ ٹو انگیج ود ہم اینڈ کنونس اینڈ سپورٹ اس، اس وقت یہ جو ایک دوسرے کے آرگومنٹ کے کو کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ٹیلی ویژن پہ کروں، میں مل کے ان کو، یا میرے ساتھی جو ہیں، میرے کولیگز ہیں، مل کے ان کو جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، اور یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. لیکن خواجہ صاحب وہ راضی تو نہیں ہوئے، کوشش تو بہت کی گئی ہے. ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک ان سے ملے ہیں، اور یہ خبر آئی کہ وہ دوبارہ بھی ان سے ملنا جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو کوشش تو بے تحاشا ہو چکی ہے. یہی ایک کسر رہ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب بھی ان سے ملتے جو نہیں ملے. دیکھیں، سیاست میں گیو اپ نہیں کیا جاتا. سیاست کا حسن جو ہے، اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں گیو اپ نہیں کیا جاتا. It is an art of possible, not an art of impossible, you know. So we are engaged in the art of possible, اور اس میں جو ہے ہم اپنی کوشش جو ہے جاری رکھیں. تو خواجہ صاحب ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی قیادت ہے، جس میں آپ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں سیاسی طور پر مسلم لیگ نون میں، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ متفق نہیں تھے ان ترامیم پر، چونکہ ابتدا میں آپ کے جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ گئے بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. بہت بعد میں ایسے لوگ جو آپ کے مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی چہرہ ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. تو کیا کسی قسم کی کوئی مزاحمت مسلم لیگ نون کے اندر بھی تھی کہ یہ ترامیم نہیں کرنی ہے یا اس راستے پر نہیں جانا ہے؟ نہیں، اس طرح کی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں تھی کہ مسلم لیگ کے اندر کوئی اس بات پہ کوئی رائے دو پائی جاتی تھی. قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں، اس میں کچھ لوگ جو ہے سارے کے سارے سیاسی انگیج ہوئے، ان میں کوئی غیر سیاسی بندہ انگیج نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں اگر کوئی غیر سیاسی نام آپ کے سامنے ہے تو میں پھر آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ اس کا دیتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی نہیں، یہ سیاسی نہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا جیو نیوز پر ہی بات کرتے ہوئے کہ جو کمیٹی میں شامل لوگ تھے جنہوں نے ابتدا کی اس بات چیت کی، وہ ذمہ دار ہیں اس بات چیت کی ناکامی کے، اور اس میں محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب شامل تھے. دیکھیں، دونوں محسن نقوی صاحب بھی اب سیاست میں انگیج ہو چکے ہیں پچھلے کئی سالوں سے،
تو ان کو غیر سیاسی تو میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں رسپیکٹ کرتا ہوں رانا صاحب کے اوپینین کا، ان کو حق بھی ہے اور اپنا اوپینین ہر شخص کو اس کو ایکسپریس کرنے کا بھی حق ہے۔ اعظم نذیر طاہر صاحب وکیل ہیں، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا وکیل ہے پاکستان میں جو سیاسی نہ ہو؟ سارے وکیل سیاسی ہیں، بلکہ سیاسی جو ہیں وہ بھی زیادہ تر وکیل ہیں، آپ اس طرف سے دیکھ لیں یا اس طرف سے دیکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں رانا صاحب کا اوپینین کا احترام کرتا ہوں، بالکل he has every right to express his opinion and possibly guests also or you also کہ یہ اگر کوئی مشکلات ہیں تو کیا کس وجہ سے ہیں، لیکن I do not subscribe to whatever۔ خیر صاحب، آپ کے جو مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرات ہیں حکومت کو، مسلم لیگ نون کو خاص طور پر، عدلیہ کے حوالے سے کیا خطرات ہیں اس پہ تو بہت اب بات ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسمبلی میں پارٹی پوزیشن بدلنے سے بھی خطرہ ہے مسلم لیگ نون کو، چونکہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس حساب سے اگر پارٹی پوزیشن دیکھیں تو آپ کی جماعت کی پوزیشن قومی اسمبلی میں اور تحریک انصاف کی پارٹی پوزیشن تقریباً ایک جیسی ہو جائے گی خواجہ صاحب، لیکن ابھی ایسا ہو نہیں رہا چونکہ اسپیکر نے خط لکھ دیا اور پھر بھی ان کو نشستیں نہیں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو۔ یہ خطرہ ہے مسلم لیگ نون کو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بالکل اللہ کے فضل سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ جو اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا ہے وہ قانون اور قاعدے کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ ہمارا ایک لیگل اس کے اوپر سٹانس ہے، ہمارا ایک لیگل پوزیشن ہے اور اس کو ہم ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو اسپیکر صاحب جو ہے بس یہ اسپیکر پاکستان کا سب سے بڑا جو آئینی ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے میرے خیال ہے کسی بھی اور ادارے کے ساتھ کم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے لیے تو ان کی رائے جو ہے بڑی محترم ہے، اور جو جس کا انہوں نے اظہار اپنے خط کے ذریعے کیا ہے اور میں ٹوٹلی اس کو سپورٹ کرتا ہوں، ایوری ورڈ آف اٹ آئی سپورٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کاؤنٹر آرگومنٹ کو دینا چاہتا ہے تو بالکل حق ہے اس کا، ضرور دے، اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن آئی فیل کہ اسپیکر نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے، قانون اور قاعدے کے مطابق لکھا ہے۔ اگر کہیں پہ قانون کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وقت یہ ڈیسائیڈ کر دے گا کہ کس کی انٹرپریٹیشن صحیح تھی۔